आज सच्ची और अच्छी खबरों में सबसे पहले बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। देश दुनिया के सैकड़ों पर्वतारोही हर साल मुश्किल हालातों से जूझकर माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो इसे सफल कर पाते हैं। ऐसी कोशिश की एक मलेशियाई पर्वतारोही ने भी, मगर उसकी जान पर बनाई। घटना 18 मई की बताई जा रही है, जब एक 30 साल के नेपाली शेरपा ने इस मलेशियाई पर्वतारोही की जान बड़ी मुश्किल से बचाई। गैलजे शेरपा इस मलेशियाई पर्वतारोही को अपनी पीठ पर लाद कर ले गए और इस काम में उनकी मदद की एक गाइड ने। आठ 8,849 मीटर की ऊंचाई और बर्फ से ढका माउंट एवरेस्ट, जहां ठंड ऐसी कि खून जम जाए। जहां सांस लेना भी मुश्किल है और कदम कदम पर है जान का जोखिम। इन तस्वीरों से माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पर्वतारोहियों की चुनौतियों का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। फिर भी मलेशिया के एक पर्वतारोही ने इस साल माउंट एवरेस्ट को फतह करने की कोशिश की और उसकी जान पर बनाई। मगर गनीमत रही कि 30 साल के इस नेपाली शेरपा की नजर वक्त रहते मलेशियाई पर्वतारोही पर पड़ गई और वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर नीचे ले आए। पर्वतारोही के रेस्क्यू की ये तस्वीरें कुछ रोज पहले की हैं। एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना हर किसी के लिए सपना होता है और एवरेस्ट पे डेथ जोन से रेस्क्यू करना ये बहुत ही असंभव बात है, लेकिन ऐसा ही हुआ है 18 मई को। गैलजे ने, सबसे बड़ी बात यह है कि गैलजे ने 600 मीटर तक मैट्रेस पर लपेट के मलेशियाई पर्वतारोही को अपनी पीठ के सहारे 600 मीटर तक नीचे लगभग 6 घंटे में अपने बलबूते खींचकर रेस्क्यू किया। और 600 मीटर नीचे आने के बाद जब गैलजा को नीमाताई शेरपा और एक अन्य गाइड मिले, उनके सहारे वे और नीचे उसे रेस्क्यू कर लाए। मलेशियाई पर्वतारोही की जान बचाने वाले गैलजे शेरपा के मुताबिक वो 18 मई को 8,849 मीटर की ऊंचाई पर थे, जब उन्होंने ठंड से बुरी तरह कांपते हुए मलेशिया के पर्वतारोही को देखा। उसकी हालत बेहद खराब थी। इन हालात में उन्हें खींचकर नीचे लाना मुश्किल था। लिहाजा गैलजे शेरपा ने पहले मलेशियाई पर्वतारोही को ठंड से बचाने के लिए स्लीपिंग मैट में उन्हें लपेटा और फिर अपनी पीठ पर लादकर सफर शुरू किया। 8,500 मीटर से 7,900 मीटर की ऊंचाई पर आने में गैलजे शेरपा को 6 घंटे लगे। हमें 5-6 घंटे लगे। ये बहुत मुश्किल मिशन था। पैसा तो कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन उस वक्त उसकी जान बचाना जरूरी था। हमने काम छोड़ तुरंत उसकी मदद की। खुद की जान जोखिम में डालकर पर्वतारोही की जान बचाने वाले नेपाली शेरपा की मदद एक गाइड ने भी की। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए मलेशिया के पर्वतारोही को बेस कैंप तक पहुंचाया गया। वहां के पर्यटन विभाग के अधिकारियों का भी कहना है कि इतनी ऊंचाई से पर्वतारोही को बचाना लगभग नामुमकिन था। फिर भी 30 साल के नेपाली शेरपा ने इस मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को मुमकिन कर दिखाया। बताया जा रहा है कि इस साल माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले 12 पर्वतारोहियों की मौत हो गई है, जबकि 5 लापता हैं। गनीमत यह है कि मलेशियाई पर्वतारोही को वक्त पर मदद मिलने से उसे बचा लिया गया। कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सच में इस बहादुरी को बहुत बहुत सलाम। और देखिए कैसे ये ऐसा इलाका है जहां पर अपनी जान को बचा पाना या अपने आप को बचा पाना एक जंग से कम नहीं। लेकिन शेरपा ने ना सिर्फ अपने आप को बचाया, बल्कि उस माउंट एवरेस्ट, जो मलेशियन माउंट एवरेस्ट है, उसकी भी जान को बहुत सेफली बचा पाया। और हमारे साथ वो जुड़ भी गए। देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बता रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट वो इलाका है वो जहां पर दुनिया के सबसे ट्रेंड पर्वतारोही वहां पर जाते हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ गैलजे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका भी रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से उनको ये पता लगा, कैसे उन्होंने बचाया। लेकिन सबसे पहली चीजें हम आपको यही बता रहे हैं कि कैसे अपने आप में शेरपा की ये मिसाल अपने आप में दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। और गैलजे, आपको ये कैसे पता चला कि वहां पर पर्वतारोही फंसा हुआ है? मैं जब समिट के लिए ऊपर जा रहा रास्ता में, जब मैं समिट के लिए चला, मैंने ड्यूरिंग द समिट जब रास्ता में था उस टाइम में उसको मैंने
बालकनी बोलने का एक जगह है, उधर उसको उधर मिला था। गिल जी, ये बताइए, मलेशिया का पर्वतारोही कितनी ऊंचाई पर फंसा हुआ था और आपके साथ आपके दोस्त नीबा भी आपके साथ वहां मौजूद थे, उन्होंने आपकी कैसे मदद की? वो 8,400 मीटर से भी ऊपर, 8,400 मीटर से 300 से 400 मीटर के बीच में था वो। जब हम उधर पहुंच गया तो उसका कंडीशन बहुत खराब था, क्योंकि वो उसका ऑक्सीजन भी नहीं था। वो बहुत सर्दी की वजह से कांप रहा था उधर। बिल्कुल। और देखिए, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके साथ नीमा भी वहां उस समय मौजूद थे, गिल जी? नहीं, उधर नहीं था। जब मैं ऊपर 8,400 मीटर से नीचे कैंप 4 तक लेके आया, जब कैंप 4 लेके आया, कैंप 4 से नीचे लेने के लिए वो भी मौजूद था। वो मेरा रेस्क्यू पार्टनर था उससे, कैंप 4 से। गिल जी, इन फॉरवर्ड एरियाज के अंदर नेटवर्क एक बहुत बड़ी दिक्कत होता है, बहुत बड़ी मुसीबत होता है। आपने कैसे हेलीकॉप्टर से संपर्क किया, कैसे रेस्क्यू टीम से संपर्क किया? वो हमारा साथ सेटेलाइट फोन भी था उसके लिए। फिर हमारे पास वो एक हमारा रेडियो होता है, रेडिएशन ओके होता है हमारे पास। उससे हमने बेस कैंप कांटेक्ट करके बेस कैंप से उधर हेलीकॉप्टर को कॉल करके, हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय में था बेस कैंप पे। मैंने जब उसको रात को मिला था, उसके टाइम में बहुत मुश्किल से रेस्क्यूअर बुलाने के लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि रात को 12:30 बजे सब सो रहा था। इसलिए मैं कोई किसी के साथ किसी के साथ बात नहीं हुआ, इसलिए मैंने रात को अकेले लेके आने की डिसाइड किया नीचे। हमने लेके कैंप 4 तक मैं खुद एक अकेले में, मैं सिर्फ एक था उधर से लेके आने वाला। मैंने लेके वो बेस कैंप 4 तक लेके आया। फिर कैंप 4 से मेरे दोस्त भी मिला, रेस्क्यू पार्टनर भी मिला और सपोर्टर भी मिला वहां से नीचे लेने के लिए। हमने कैंप 3 से उसको हमने मुश्किल जगह में, वो पत्थर के ऊपर था, हम उसको क्या बोलते हैं, इसे खींच के ले नहीं पाता, इसीलिए हमने पीछे लेके आए उसको। फिर जब पत्थर क्रॉस हो गया आइस, वो बर्फ के अंदर हमने बर्फ के ऊपर से उसको खींच के लेता है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे गिल जी कि आखिरकार इस मुश्किल हालात में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? आपने क्या गाना गाया? क्योंकि हमने सुना है कि अक्सर गाना गा के अपने माइंड डाइवर्ट किया जाता है, क्या आपने भी ऐसा कुछ किया? गाना तो नहीं गाया, पर वो मोटिवेट करने, खुद के मोटिवेट करने के लिए। तो फिर खुद के लिए वो क्या बोलता है, मेंटली मैं प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि खुद में जस्ट हम खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। क्योंकि समटाइम किसी को, एक दूसरे को कोई क्या बोलता है, इस तरह कंडीशन में देखा तो कोई किसी का मोटिवेट डाउन हो जाता है ना, इसीलिए हम खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। एक बार आपको बहुत बहुत फिर से सलाम, क्योंकि आपकी ये कहानी लंबे समय तक लोगों के लिए मिसाल बनी रहेगी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और खबर के सफर में बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसके 25 साल पूरे हो चुके हैं और अब देश में ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन तैयार किया जा रहा है, जो कि पुराने ब्रह्मोस की तुलना में वजन और साइज दोनों में आधा होगा, लेकिन इसकी मारक क्षमता में कोई कमी नहीं आई। ब्रह्मोस मिसाइल के इस नए वर्जन को तेजस और MiG-29 जैसे विमानों में लगाया जा सकेगा। कहा जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 सालों में ब्रह्मोस का नया अवतार तैयार हो जाएगा, जिसके बाद सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। इसकी रफ्तार और इसका अचूक वार ही इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बनाते हैं। नाम है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। भारतीय सेना के तर्कश में वैसे तो कई घातक मिसाइलें हैं, लेकिन ब्रह्मोस इस तर्कश का दुश्मन के खिलाफ सबसे असरदार हथियार है, जिसके 25 साल पूरे हो चुके हैं और अब देश में इसकी नेक्स्ट जनरेशन पर काम चल रहा है। ब्रह्मोस के 25 साल पूरे होने के मौके पर ब्रह्मोस एरोस्पेस के CMD अतुल दिनकर राणे ने बताया कि इसका नया वर्जन तैयार किया जा रहा है, जो कि मौजूदा ब्रह्मोस की तुलना में
वजन और साइज में आधा होगा। लेकिन उसकी मारक क्षमता में कोई कमी नहीं होगी। खास बात यह है कि ब्रह्मोस के इस नए वर्जन को तेजस और MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स में लगाया जा सकेगा। We have embarked on a new journey of modernizing BrahMos, that is reducing its size in terms of weight as well as dimensions, so that it can be carried on the light combat aircraft or even the MiG-29s or any other smaller aircraft of the future. This will be a missile of smaller dimensions and of equal capability. We expect to get into production in another 3.5 to 4 years, start the test by end of next year. ब्रह्मोस की शुरुआत 1998 में हुई थी, जो कि भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम को जोड़कर पड़ा है। खास बात यह है कि कम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पनडुब्बी, शिप, विमान या जमीन से छोड़ा जा सकता है। पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इंडियन नेवी को 2005, इंडियन आर्मी को 2007 और इंडियन एयरफोर्स को 2020 में मिली है। यानी मौजूदा समय में भारतीय सेना के तीनों अंगों के पास ये खतरनाक मिसाइल मौजूद है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ सालों में भारत के पास खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल भी होगी, जिसमें स्क्रैम जेट इंजन लगाया जाएगा। इसकी गति मैक 7 यानी 8,575 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान और जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। Exposure given to our operators as well as our maintenance crew for handling both the ground version and the airborne version has really given us more confidence to be able to handle weapons of the future. When I talk about weapons of the future, primarily hypersonics. So this is where the first step we have already taken by inducting the BrahMos and gaining hands-on experience. ब्रह्मोस के सभी वर्जन अपने टेस्ट में हर बार सभी पैमानों पर खरे उतरे हैं। यही वजह है कि इस मिसाइल की खूबी को देखते हुए कुछ देशों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, जो कि रक्षा के क्षेत्र में भारत की बढ़ती धाक का सबसे बड़ा प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। युद्ध के बदलते तौर तरीकों को देखते हुए कई देशों की सेनाएं खुद को और अपने हथियारों को अपडेट कर रही हैं, और इन्हीं में भारत भी शामिल है, जो चीन और पाकिस्तान और जैसे पड़ोसियों से निपटने के लिए मिसाइलों को अपडेट कर रहा है, जिसमें ब्रह्मोस भी शामिल है। आखिर इसके नए वर्जन में सेना को कितना फायदा होगा, ये बताया रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ जी ने। भारत की सेना में अलग अलग तरह की मिसाइलों का व्यवहार होता है, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस। लेकिन भारत जो है लगातार इन मिसाइलों में उन्नति करता जा रहा है, उनको मॉडिफाई करता जा रहा है, अपग्रेड करता जा रहा है। इसी तरह से ब्रह्मोस मिसाइल को हम लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज मात्र 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब जो ब्रह्मोस का वर्जन हम बना चुके हैं वो 450 किलोमीटर तक शत्रु पर प्रहार कर सकता है। निकट भविष्य में अब ब्रह्मोस का जो वर्जन आने वाला है, 3-4 साल लगेंगे, वो करीबन 550 किलोमीटर की दूरी से शत्रु के टारगेट को एंगेज कर पाएगा। एक और बड़ी चीज जो हो रही है, वॉर हेड, यानी ना सिर्फ पहले के जो हमारी मिसाइल थे उनमें हम 250 किलो का वॉर हेड लगाते थे बम, या 500 किलो का वॉर हेड लगाते थे। बहुत जल्दी ही ऐसा समय आने वाला है जब हमारी जो मिसाइल हैं उसमें इससे भी बड़े वॉर हेड लगना शुरू हो जाएंगे। यानी 10 साल के अंदर हमारे पास ऐसी मिसाइलें हो जाएंगी जिसमें हम 1000 किलो वजन वाले वॉरहेड फिट कर पाएंगे। और अब बात चारधाम यात्रा के साथ चल रहे हेमकुंड साहिब यात्रा की। इसको शुरू हुए 14 दिन हो चुके हैं। इस वक्त सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक दर्शन करने पहुंचना ही प्रकृति को चुनौती देने जैसा है। इसकी बड़ी वजह है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और वहां मौजूद अमृत सरोवर पर बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। वहां तक जाने वाले पैदल मार्ग को दोनों तरफ से 10 से 12 फीट तक की बर्फ जमी हुई है। आमतौर पर अप्रैल या मई महीने में ऐसा ही होता है। हालांकि इस बार चारधाम यात्रा की ही एक तरह से पवित्र तीर्थ तक जाना श्रद्धालुओं के लिए बेहद कठिन साबित हो रहा है। एक और बर्फ को काट कर बनाए गए रास्ते हैं और दूसरी तरफ बर्फ की मोटी मोटी चादर है।
दरअसल यानी महज 6 किलोमीटर के पैदल मार्ग को तय करना किसी तपस्या से कम नहीं है, लेकिन बेहद कठिन चढ़ाई और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद श्रद्धालु का जोश और जज्बा देखने लायक है। उत्तराखंड में मौसम की इस दुश्वारियों के बीच भी उन्हें हर साल अपने आराध्य यानी गुरु के दर्शन करना होते हैं। ये वजह है कि दोपहर के बाद हो रही बर्फबारी के बावजूद रोज करीबन 1100 से ज्यादा संगत यानी लोग वहां मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। हल्की बारिश, बर्फ और इसके अलावा माइनस में तापमान भी सिख श्रद्धालु की आस्था पर भारी नहीं पड़ रहा। 6 किलोमीटर के बर्फीले रास्ते को पार कर आस्था और श्रद्धालु अपने लगातार दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्री हेमकुंड साहिब उत्तराखंड का 5वां सबसे पवित्र धाम माना जाता है, जहां हर साल की बड़ी संख्या में देश दुनिया से सिख श्रद्धालु गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। सिख धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिछले जन्म में कई सालों तक इसी जगह महाकाल की तपस्या की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में इस जगह को लेकर अपने अनुभवों के बारे में भी लिखा था, जिसके बाद 2 सदियों से ज्यादा समय तक गुमनामी में रहा और अब जाकर अस्तित्व में आया, जिस जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी ने ध्यान लगाया था वहीं ये गुरुद्वारा बना हुआ है, जहां पास में ही भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का समर्पित एक मंदिर भी है। कहा जाता है कि सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने इस मंदिर में पूजा करने के लिए यहाँ पर आए थे। गुरुद्वारे के साथ ही पवित्र सरोवर भी है, जिसे अमृत सरोवर या फिर हेम सरोवर भी कहा जाता है। गुरुद्वारे में माथा टेकने से पहले सिख श्रद्धालु बर्फ से भरे या ठंडे इस पवित्र सरोवर में ही नहाते हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की तरह से ये पवित्र सरोवर भी साल में करीब 7 महीने बर्फ से ही ढका होता है। 400 गज लंबे और 200 गज चौड़े पवित्र सरोवर में चारों तरफ से हिमालय की 7 चोटियों से घिरा हुआ है। यही वजह है कि 10वें गुरु जी की इसे तपस्या स्थली माना जाता है। हेमकुंड साहिब को सिख तीर्थ का सबसे कठिन तीर्थ यात्रा के तौर पर देखा जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में करीब 15,200 फीट ऊंचे ग्लेशियर में मौजूद हेमकुंड साहिब को देवभूमि उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। और देखिए, श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा की सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच ही होता है। तब यहाँ का अधिकतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। हालांकि इस बार यहाँ मौसम का मिजाज बदला सा है। भीषण गर्मी के महीने जून में भी यहाँ रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे परिसर में 10 से 12 फीट तक बर्फ जमी हुई है। फिर भी 4 किलोमीटर की बेहद मुश्किल पैदल यात्रा को पूरा कर श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। जून का महीना लग गया है, लेकिन मौसम जनवरी फरवरी जैसा दिखाई दे रहा है। पहाड़ों में अभी भी बर्फबारी और जबरदस्त ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। बात करें सिखों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा 15,210 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है। वहां पे इस बार अभी भी जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। अभी भी 8 से 10 फीट बर्फ के आगोश में जबरदस्त हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा और वहां पे मौजूद लोकपाल लक्ष्मण मंदिर दिखाई दे रहा है। ऐसे में वहां पे भले ही यात्रा चल रही है, लेकिन रोजाना दोपहर बाद वहां पे मौसम करवट बदल रहा है, बर्फबारी हो रही है, ठंड बहुत ज्यादा है। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधन ने भी इस बार बुजुर्ग और बच्चों के लिए यात्रा पे थोड़ा सा मनाही की है, क्योंकि बर्फीले रास्ते हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी भी वहां पे होती है और जो सबसे ऊंचाई पे है, तो इसलिए थोड़ा सा कठिन भी ये यात्रा मानी जाती है। हालांकि यहाँ का नजारा अपने आप में बहुत दिव्य और अद्भुत हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। देखिए, यही वजह है कि हेमकुंड साहिब ट्रस्ट भी श्रद्धालुओं से मौसम देखकर ही यात्रा करने की अपील कर रहा है। हेमकुंड साहब की यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। भले इस साल मौसम साथ नहीं दे रहा, बारिश हो रही है, हेमकुंड साहब के चौगिर्दे में बर्फबारी हो रही है, यात्रियों को यात्रा करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो भी यात्री श्री हेमकुंड साहब में जाकर दर्शन स्नान करता है, वो एक अलग अनुभव भी महसूस करता है। यात्रियों को कोई कठिनाई ना हो, गुरुद्वारा कमेटी व प्रशासन, पुलिस, SDRF सभी मिलकर सेवा का काम कर रहे हैं। जो भी डेंजर पॉइंट है, जहाँ से ग्लेशियर हुआ, सीढ़ियों से आगे यात्रियों को सुरक्षित निकालने का काम सभी मिलजुल कर रहे हैं। अभी थोड़ी यात्रा में कठिनाई है, लेकिन यात्रियों की बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन हो रही है।
और हमें लग रहा है कि जल्दी मौसम ठीक होगा और यात्रा इससे भी बढ़िया चलेगी। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए अच्छी खबर और सच्ची खबर। लेकिन कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।